विद्यार्थियों, मैं शशि भूषण तिवारी एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ हमारी फिजिक्स की नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। इस नए पाठ का नाम है न्यूटन के गति के नियम। पूरी यांत्रिकी की पढ़ाई, पूरी मैकेनिक्स की पढ़ाई न्यूटन के गति के 3 नियमों पर आधारित है। तो ये बड़े बड़े ही महत्वपूर्ण नियम हैं और इनके बगैर तो शायद आपकी भौतिकी का कोई भी पाठ पूरा नहीं हो सकता। तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और डायरेक्ट न भी आए तो भी इनकी उपयोगिता बहुत है। बाकी कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि 50% प्रश्नों को, 40 से 50% प्रश्नों को हल करने में कहीं ना कहीं इनका उपयोग हो ही जाता है। तो सबसे अहम चैप्टर है आपके लिए एक तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमें जल्दी जल्दी करके ये स्टेट करना पड़ेगा कि न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं वो वस्तुतः हैं क्या। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप में से लगभग सभी के सभी न्यूटन के गति के 3 नियमों से परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। बावजूद इसके मैं एक बार जल्दी जल्दी इन 3 नियमों को बताऊंगा, आपको इनका उल्लेख करूंगा और तत्पश्चात हम इनके अनुप्रयोगों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, आप में से कोई अगर बोलना चाहे तो मेरे बताने के पहले खुद को जरूर बताए कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है क्या। खुद को बताइए, फिर मैं बोलूं तो टैली कीजिए कि आपने कौन से महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ दिए या ठीक ठीक समझा आपने। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि एक पिंड विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही बनी रहना चाहती है, वो विराम की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक उसी प्रकार यदि कोई पिंड गतिशील है तो वो नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य न करे। तो विराम में पड़ी पिंड विराम में रहना चाहती है। विरामावस्था में रखा एक पिंड उसी विराम की अवस्था में बना रहता है जब तक उस पर एक असंतुलित बाह्य बल आरोपित न हो। ठीक उसी प्रकार एक गतिशील पिंड एक समान गति करता रहता है। एक समान गति मतलब नियत वेग से गति। एक गतिशील पिंड एक समान गति को बनाए रखता है जब तक उस पर एक असंतुलित बाह्य बल आरोपित न हो। ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज पर आपका ध्यान जाना चाहिए वो 2 शब्द हैं, असंतुलित और बाह्य। विराम अवस्था में रखा एक पिंड उसी अवस्था में रहेगा या एक गतिशील पिंड एक नियत वेग से गतिशील रहेगा जब तक उस पर
असंतुलित बाह्य बल, असंतुलित एक महत्वपूर्ण वर्ड है और बाह्य दूसरा महत्वपूर्ण वर्ड है। जब तक असंतुलित बाह्य बल आरोपित न हो, देखिए यह पिंड विराम में है। ये जो मोबाइल फोन है ये विराम में है, हमें आपको सबको ये विराम में दिख रहा है। क्या इस पर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है? ये कहना गलत होगा। इस पिंड पर दो बाह्य कारक बल आरोपित कर रहे हैं। एक आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन उस बल को संतुलित कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, कैंसल आउट कर दे रहा है मेरे हाथ के द्वारा आरोपित बल। इस पिंड पर दो बल हैं इस वक्त, एक पृथ्वी का गुरुत्वीय आकर्षण और दूसरा ये जो मेरा हाथ है ये इस पर एक ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करते रहे, दोनों बलों का सदिश योग शून्य है, अर्थात इस पर कुल बल सभी बाह्य बलों का योग शून्य है। बल है परंतु असंतुलित नहीं है, वो सभी बलों का योग शून्य है। अब इन संतुलित बलों के अलावा यदि मैं एक नया बल इस पे आरोपित कर दूं ऐसा, तो ये एक असंतुलित बल हो गया। ये जो बल मैंने अभी लगाया ये इस पिंड के ऊपर एक असंतुलित बल हो गया, जिसकी वजह से यह गतिशील हो गया। तो जब तक एक विराम अवस्था में पड़े हुए पिंड पर बाहरी असंतुलित बल न लगे तब तक वह विराम की अवस्था में ही बना रहेगा। या अगर एक पिंड गतिशील है तो वो उसी वेग से उसी दिशा में चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगे। ये ध्यान देना है। और बाहरी बल तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बाहरी बल, यदि मैं एक कुर्सी पर बैठ जाऊं, यदि या कल्पना करो कि तुम एक कार के अंदर बैठे हो, तुम कार के अंदर बैठे हो। अब कार के अंदर तुम चाहे जितनी ताकत लगा लो कुर्सी के ऊपर, चाहे अपने शरीर को जितना उछाल कूद लो, कार के अंदर यदि तुम हो तो तुम्हारे उछलने कूदने से कार गतिशील नहीं होने वाली। तुम और कार एक निकाय हो, तुम और तुम्हारा कार जो है वो एक निकाय है। कल्पना करो कि तुम को मैंने कार की कुर्सी से बढ़िया से बांध दिया है। अब तुम चाहे जितना बल लगा लो कुर्सी के ऊपर, ये सोचते हुए कि मैं कार को धक्का दे रहा हूं, परंतु उससे कार नहीं चलने वाली, क्योंकि कार और तुम मिलकर के एक निकाय हो और इस पर जब तक बाहरी बल ना हो तब तक ये गतिशील नहीं होगा। तुम जो कार की कुर्सी पर कार के ऊपर बल लगा रहे हो वो एक आंतरिक बल है कि नहीं? कार का इंजन कार के ऊपर जो बल लगाता है, या बल नहीं बेसिकली एक आघूर्ण लगाता है, तो कार का इंजन कुछ भी कर ले उससे कार गतिशील नहीं होती। कार गतिशील होती है उसके चक्कों पर, उसके पहियों पर एक बाहरी बल जब लगता है। वो बाहरी बल कौन होता है? घर्षण। जी हाँ, कार का इंजन कुछ ऐसा करता है, उसके पहियों में घुमाने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न करता है उससे घर्षण एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। तो घर्षण वह बाहरी बल है जो कार को गति प्रदान करता है। इंजन के घूमने उमने से कार को कुछ नहीं होने वाला। यदि कार एक बेहद स्लिपरी सरफेस पे, एक घर्षणहीन बिल्कुल चिकने सतह पर स्थित हो, तो आप चाहे जितना एक्सेलरेटर दबा लो, कार नहीं आगे बढ़ने वाली, संभव ही नहीं है। क्यों? इंजन कितनी भी जोर जबरदस्ती कर ले, वो आंतरिक बल है, उससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ती भाई। तो बाहरी बल होना चाहिए और असंतुलित होना चाहिए। अगर कुल बाहरी बलों का, कई बाहरी बल लग रहे हैं और उन सबका सदिश योग शून्य है, तो भी विराम में पड़ी हुई पिंड विराम में ही रहेगी और गतिशील पिंड एक समान गति करती रहेगी। आशा करता हूं कि आप इस प्रथम नियम को ठीक ठीक समझ गए। देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को, दोनों वाक्यों को अगर एक बार पुनः पढ़ें तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों वाक्यों का अर्थ ये हुआ कि यदि बाहरी बल शून्य है, F एक्सटर्नल, मैंने ऐसा लिखा है इसको, F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ठीक है। बाहरी बल किसी पिंड के ऊपर न हो, अर्थात कुल बाहरी बल का मान शून्य हो सकता है कि 2 4 5 बाहरी बल लग रहे हो पर उनका सदिश योग शून्य है, तो हम कहेंगे कुल बाहरी बल शून्य है।
यदि बाहरी बल शून्य है तो पिंड का त्वरण शून्य होता है। यही कहा गया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम में, अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो। विराम अवस्था में पड़ा हुआ एक पिंड विराम अवस्था में ही बना रहेगा, उसका वेग 1 2 3 4 नहीं होगा। क्यों? न्यूटन के गति के नियम में कहा गया। ठीक है, विराम अवस्था में पड़ा एक पिंड विराम में ही बना रहेगा, अर्थात उसका वेग 0 से 1 2 3 नहीं हो रहा है, अर्थात उस पिंड के पास कोई त्वरण नहीं है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम यही कह रहा है कि त्वरण नहीं होगा यदि असंतुलित बाह्य बल नहीं है। यदि असंतुलित बाह्य बल नहीं है, यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो त्वरण 0 होगा। इस स्टेटमेंट का भी यही अर्थ है। यदि अंतरिक्ष में एक रॉकेट, कल्पना करो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला जा रहा है, 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, 1 मिनट कल्पना करते हैं कोई चीज, रॉकेट नहीं कोई अन्य चीज, कोई खगोलीय पिंड ही है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में चला जा रहा है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं है, वो उसी वेग से उसी दिशा में हमेशा हमेशा चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। तो वेग नहीं बदलना अर्थात त्वरण का नहीं होना, वेग नहीं बदलेगा जो कहा जा रहा है, उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि त्वरण नहीं होगा। कब नहीं होगा त्वरण? जब असंतुलित बाह्य बल न। तो F एक्सटर्नल यदि 0 है तो त्वरण का मान 0 होता है। ये हमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम से भली भांति समझ में आता है। अब देखिए, कुछ पिंड ऐसे हैं जिनमें अपने विराम की अवस्था को बनाए रखने की टेंडेंसी दूसरों की अपेक्षा ज्यादा हो सकती है। एक पिंड जो विराम में है वो विराम में ही रहना चाहता है, एक पिंड जो गति में है वो गति में ही रहना चाहता है। विराम और गति, विराम और एक समान गति, ऐसा कहूं, विराम और एक समान गति, ये दो किसी भी पिंड के स्वाभाविक स्थितियां हैं। एक पिंड स्वाभाविक रूप से, अगर उसे आप सारे बाहरी बलों से मुक्त कर दें, तो एक पिंड स्वाभाविक रूप से विराम में रहना चाहता है या फिर एक समान गति करना चाहता है। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से किसी दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा में चलते रहना चाहता है। आप उसे बाहरी कारकों से मुक्त कर दीजिए, बाहरी कोई बल मत लगाइए, वो उसी स्वाभाविक स्थिति में रहना चाहता है। उसी प्रकार एक पिंड जो विराम में है वो उसी स्वाभाविक स्थिति में रहना चाहती है। तो विराम और एक समान गति, एक समान वेग से गति, ये दोनों ही किसी भी पिंड के स्वाभाविक स्टेट है, स्वाभाविक स्थितियां हैं। एक ट्रक और एक कार, दोनों की कल्पना करें। ट्रक भारी भरकम है, काफी बोझ लदा है इस पे, और ये हल्की छोटी कार है, ये कार है। ये ट्रक और ये कार दोनों विराम में है, दोनों विराम में ही बने रहना चाहते हैं। एक पिंड जो विराम में है विराम में रहना चाहता है, एक पिंड जो गति में है वो गति में रहना चाहता है। किसी भी पिंड के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। जड़ता, जड़त्व, न बदलने की चाहत। ट्रक जो विराम में है वो विराम में ही रहना चाहता है, कार जो विराम में है वो विराम में ही रहना चाहती है, वो अपने मन से चलना नहीं चाहती, वो कभी नहीं चलेगी अपने मन से। ये जड़ता है, यह गुण जड़त्व कहलाता है। उसी प्रकार जो गतिशील पिंड है वो गति में ही बने रहना चाहती है, वो उसका स्वाभाविक स्टेट है, और गति में बने रहना चाहती है। इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। दोनों में जड़त्व का गुण है, परंतु किसमें जड़त्व का गुण ज्यादा है? उत्तर है इसमें। यदि हम दोनों विराम में पड़ी हुई चीजों को गति में लाना चाहें तो निश्चित रूप से इसको गतिशील करने के लिए आपका प्रयास बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। I mean, अगर दो अच्छे तगड़े आप जैसे बच्चे हैं तो धक्का देंगे तो कार चल पड़ेगी, पर इसको चलाने के लिए अच्छा खासा बल चाहिए, अच्छी खासी मेहनत चाहिए। इसका वेग 0 से 5 करना आसान है, 2 लोग थोड़ी देर धक्का देंगे हो जाएगा, लेकिन इसका वेग 0 से 5 करना बहुत मुश्किल है। वो 10 लोगों को बहुत देर तक धक्का देना होगा
तब इसका वेग 0 से 5 होगा। ये पिंड अपनी विराम की अवस्था को छोड़कर गत्यावस्था में आसानी से आ जाता है इसकी तुलना में, जबकि यह पिंड अपने विरामावस्था से गत्यावस्था में जाने में हमें बहुत परेशान करता है। यह चाहता ही नहीं कि कोई मुझे विराम की स्थिति से हिलाए। हम कहते हैं इस पिंड में जड़त्व का गुण इसकी तुलना में ज्यादा है। इस पिंड का इनर्शिया या जड़त्व इस पिंड के इनर्शिया या जड़त्व से ज्यादा है। हम कहते हैं जड़त्व एक ट्रक का ज्यादा है, जड़त्व एक कार की तुलना, ट्रक का जड़त्व कार के जड़त्व से बड़ा है। भौतिक रूप से यदि हम देखें तो इन दोनों में क्या भिन्नता नजर आती है? हमें मुख्य भिन्नता क्या नजर आती है? सभी का एक ही उत्तर है, द्रव्यमान। ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से बड़ा है। जी हाँ, ये सामान्य सी चीज है कि जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसमें जड़त्व का गुण ज्यादा होता है। तो ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से ज्यादा है। फैक्ट यह है कि हमें इसको उल्टा कहना चाहिए। भौतिकी में द्रव्यमान को हम परिभाषित करेंगे। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है। गौर करना, ट्रक का द्रव्यमान कार से ज्यादा है, इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रक का जड़त्व कार से ज्यादा है। इसको हमें उल्टा बोलना है। उल्टा मतलब हमने पहले चेक किया कि किसमें जड़त्व का गुण ज्यादा है। हमने पाया कार की तुलना में ट्रक का जड़त्व ज्यादा है, उसको विराम से गति की अवस्था में लाना ज्यादा मुश्किल है। कार की तुलना में ट्रक का जड़त्व ज्यादा है। इससे हम कंक्लूड करेंगे, इससे हम यह निष्कर्ष निकालेंगे, ट्रक का द्रव्यमान कार से ज्यादा है। ठीक है, तो हम भौतिकी में द्रव्यमान को कैसे परिभाषित करेंगे? उत्तर है द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप होता है। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप होता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए न्यूटन के गति के दूसरे नियम पे चलते हैं। ओरिजिनली दूसरे नियम को न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में संवेग के पदों में बताया था। उन्होंने बताया था कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर कुल बाह्य बल के बराबर होता है। परंतु अभी हम इस पाठ में उसको थोड़ा भिन्न रूप में पढ़ेंगे और संवेग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। संवेग वाले पाठ में हम पुनः न्यूटन के गति के दूसरे नियम को उसके मूल रूप में लिखेंगे, परंतु इस पाठ में हम F = ma इस समीकरण के अनुप्रयोगों पर अपना ध्यान रखना चाहते हैं। अतः न्यूटन के गति के दूसरे नियम को बिल्कुल सरल रूप में मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और इस पर कार्यरत सभी बाह्य बलों का योग F है। गौर कीजिएगा, F क्या है? F पिंड पर आरोपित सभी बाह्य बलों का योग है, सदिश योग। पिंड पे हो सकता है कई बाह्य बल लग रहे हों, उन सभी बाह्य बलों को जोड़ दिया, उन सभी बाह्य बलों का योग है F। और जब हम एक असंतुलित बाह्य बल किसी पिंड पर लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। न्यूटन के गति के पहले नियम में कहा गया कि यदि बाहरी बल शून्य हो
तो त्वरण नहीं होता, यही कहा गया ना। अर्थात बाह्य बल हो तो त्वरण होता है, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम उस त्वरण का माप बताता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह कहता है कि यदि किसी पिंड पर, m द्रव्यमान के पिंड पर कुल बाह्य बल F हो, तो इस पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण की दिशा बाह्य बल की दिशा में होती है। जो कुल बाह्य बल है F, उसी की दिशा में पिंड का त्वरण होता है और त्वरण का मान बल मान के बराबर होता है। जब मैं एक समीकरण को इस तरीके से लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, मान लो a सदिश a बराबर 2 गुना सदिश b, या सदिश a बराबर 1/2 गुना सदिश b, तो a और b दोनों समानांतर सदिश है। a और b दोनों सदिशों की दिशाएं समान है। ऐसा हमने पढ़ा था सदिशों वाले पाठ में कि किसी सदिश को एक संख्या से गुना करने पे, धनात्मक संख्या से गुना करने पे, हमें उसी की दिशा में एक सदिश प्राप्त होता है। तो प्लीज समझिएगा, जब मैंने इसको ऐसा लिखा, m एक अदिश राशि है, संख्या है, a बराबर 1/m गुना f, तो इसका तात्पर्य ही यह हुआ कि सदिश a और सदिश f दोनों की दिशाएं बिल्कुल समान है। जब मैंने सदिश रूप में इस समीकरण को ऐसा लिखा, तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि a अर्थात त्वरण सदिश की दिशा बल सदिश की दिशा में है। इस समीकरण को हम ऐसे लिख के याद रखेंगे। किसी भी पिंड पर आरोपित कुल बाहरी बल यदि F हो, तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण न्यूटन के गति के दूसरे नियम से दिया जाता है। विद्यार्थियों, इस पाठ में मूलतः हम इसी समीकरण का उपयोग सीखेंगे। हम सीखेंगे कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक पिंड के ऊपर जब अलग अलग प्रकार के बाहरी बल आरोपित किए जाएं, तो उन बलों के प्रभाव में पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, इसी की गणना करना मूलतः हम इस पाठ में सीखेंगे। तो हमारे लिए सबसे उपयोगी समीकरण यही है। जैसा मैंने कहा कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम ओरिजिनली न्यूटन के द्वारा इस रूप में नहीं लिखकर थोड़े से भिन्न रूप में लिखा गया था। उस रूप पर हम चर्चा आगे के पाठों में करेंगे। बल एक थोड़ा सा नए किस्म की भौतिक राशि मैंने ऑल ऑफ ए सडन चर्चा में ले आई है, और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये परेशान भी करती हो। बल एक भौतिक कारक है, भौतिक कारण है जो किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करता है। बल एक भौतिक कारण है जो किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करता है। यदि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर से पढ़ें, तो क्या कहा गया? एक पिंड में त्वरण तब होगा जब उस पर बल हो। तो बल क्या है? बल एक कारण है जो किसी पिंड में त्वरण को उत्पन्न करता है। एक बल को हम दैनिक जीवन में सामान्यतः एक पुश और एक पुल, मतलब एक खिंचाव या एक धक्के के रूप में महसूस करते हैं। एक बल को सामान्य दैनिक जीवन में हम एक खिंचाव या एक धक्के के रूप में महसूस करते हैं। और बल एक कारण है जो किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करता है। बल एक भौतिक कारण है, किसका? त्वरण का। त्वरण तभी होगा जब बल होगा, एक धक्का या एक खिंचाव, एक पुश धक्का या एक पुल को हम बल कहते हैं। और ये बल किसी भी पिंड में त्वरण का कारण है। बल नहीं तो त्वरण नहीं, बल है तो त्वरण होगा। किस दिशा में त्वरण होगा? बल की दिशा में त्वरण होगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी को बल का मात्रक समझ में आता है, त्वरण का मात्रक समझ में आता है। फिर भी एक बार लिख दे रहा हूं, बल का मात्रक देखिए, द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस राशि को हम न्यूटन भी कहते हैं। इसको हम न्यूटन कहते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल एन, और पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल एन से लिखेंगे। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। भौतिकी में अक्सर ऐसा किया जाता है।
अगर हमें बार बार ये बोलना पड़े कि बल का मान 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है या 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो बोलने में मेरे तो जीभ फंसने लगते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बड़ा अटपटा सा लगता है। और बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो शायद हर तीसरे क्वेश्चन में भौतिकी में हमारे सामने होती है। तो चूंकि ये मात्रक एक बड़ा ही कॉमन सामान्य मात्रक है जो हर दिन प्रयोग में आता है, इसको एक नया नाम दे दिया गया जिससे बोलचाल आसान हो सके। तो नाम किसके नाम पर दिया गया है? न्यूटन के अलावा कौन हो सकता है जिसके नाम पर बल का मात्रक रखा गया? तो न्यूटन के नाम पर बल का मात्रक रखा गया। बल के मात्रक को हम सभी न्यूटन कहते हैं। अर्थात ये ध्यान रखना है कि न्यूटन का अर्थ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आइए, ये जो समीकरण है, सदिश समीकरण, हकीकत में इस समीकरण का प्रयोग हम घटकों के रूप में ज्यादा किया करेंगे। आई मीन ऐसा सीधा लिख के प्रयोग करने के बजाय कई स्थितियों में आप देखेंगे कि हम इसके स्थान पर इन 3 समीकरणों का प्रयोग किया करेंगे। ऐसा सभी जानते हैं कि यदि 2 सदिश इक्वल है, बराबर है, तो दोनों के x घटक बराबर होने चाहिए, दोनों के y घटक बराबर होने चाहिए और दोनों के z घटक बराबर होने चाहिए। अगर ये एक सदिश है x1i y1j और z1k, और मैं कहूं कि यह सदिश किसी अन्य सदिश के बराबर है जिसका मान है x2i y2j z2k। अगर ये 2 सदिश बराबर हैं, ये तभी संभव है जब x1 x2 के बराबर हो, x1 x2 के बराबर हो, y1 y2 के बराबर हो और z1 z2 के बराबर हो। तीनों घटक अलग अलग बराबर होने चाहिए। तो ये भी एक सदिश समीकरण ही है। बल के 3 घटक हो सकते हैं, fxi fyj fzk, ऐसे हम बल को लिख सकते हैं। उसी प्रकार त्वरण एक सदिश है, उसके सामान्यतः 3 घटक हो सकते हैं, ax ay और az। तो दोनों पक्षों में, दोनों तरफ के x घटकों को अगर इक्वेट करें, बराबर करें, तो ये प्राप्त होगा। दोनों तरफ के y घटकों को बराबर करें तो ये प्राप्त होगा, और दोनों तरफ के x z घटकों को बराबर करें तो ये प्राप्त होगा। इस समीकरण को इन 3 समीकरणों में बांटने से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मतलब लिखना, समझाना, समझना आसान हो जाता है, दैट्स ऑल। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आपके प्रश्नों में हम द्विविमीय स्थितियों पर ही चर्चा कर रहे होंगे और ये 2 समीकरण काफी होंगे, तीसरा लिखने की आवश्यकता शायद ही कहीं पड़े। तो इस समीकरण का अर्थ क्या हुआ? एक पिंड पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, परिणामी बल F है, उन सबका परिणामी F है, ये कुल बाहरी बल है। यह बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण के। ठीक, इस परिणामी बल का x घटक है Fx, इस परिणामी बल का x घटक है Fx। एक पिंड पर बहुत से बल लग रहे हैं, उन सब का परिणामी ज्ञात कर लें, उसका x घटक निकालें, उसका x घटक द्रव्यमान गुना त्वरण के x घटक के बराबर होता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक पिंड पर बहुत से बल लग रहे हैं, उन सभी बलों के x घटक पहले निकाल लें और सिर्फ x घटकों को जोड़ दें। ध्यान दीजिए, 2 अलग अलग बातें बोल रहा हूं। पहला, एक पिंड पे 3 बल लग रहे हैं, तीनों बलों को पहले जोड़ दिया, अब एक परिणामी बल ज्ञात हुआ, उस परिणामी का x घटक निकाला, तो मुझे इस समीकरण का उपयोग करके त्वरण का x घटक मिल जाएगा। दूसरी विधि ये हो सकती है कि वो जो बहुत सारे बल लग रहे हैं पिंड पे, उनको हम न जोड़ें, उनके x और y घटक अलग अलग निकाल लें, सभी बलों के x और y घटक निकाल दें, सभी बलों के x घटकों को एक साथ जोड़ दें, वही Fx है। या तो सभी सदिशों को जोड़ के एक सदिश बना लें, फिर उसका x घटक निकालें, या सभी इंडिविजुअल सदिश, सभी व्यक्तिगत सदिशों के x घटकों को आपस में जोड़ दें, उससे भी हमें यही प्राप्त होगा। तो हम दोनों में से कोई भी पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं, समझिएगा।
एक बड़ा ही सरल सा उदाहरण ले लेते हैं। कल्पना करो कि अंतरिक्ष में एक पिंड है। इस पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। ठीक है, ये एक्स अक्ष की दिशा है, प्रश्न में दिया है। यह वाई अक्ष की दिशा है। इस पिंड के ऊपर कल्पना करो कि 3 बल आरोपित किए जा रहे हैं। F जिसका मान है, बल्कि इसको ऐसा लिख देता हूं, 10 न्यूटन। एक दूसरा बल, ये भी 10 न्यूटन इस दिशा में है। और एक तीसरा बल जो x और y अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर इस प्रकार है। और इस बल का मान मान लो 12 न्यूटन है। ठीक, 3 बल है, F1, F2, F3। पूछा गया कि इस पिंड के त्वरण का x घटक ज्ञात करो। क्या पूछा गया? पूछा गया कि पिंड के त्वरण का x घटक ज्ञात करो। पिंड के त्वरण का x घटक ज्ञात करें। y घटक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने x घटक पूछा। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि हम दो थोड़े से भिन्न तरीकों से सोच सकते हैं। पहला तरीका यह है कि इन 3 बाहरी बलों का योग कर दें। पहले सदिशों के योग के नियम के अनुसार इन 3 बाहरी सदिशों का योग कर दें, 3 बाहरी बलों का योग कर दें। हम योग प्राप्त करें कि इन तीनों बलों का योग होगा क्या। तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन 3 बलों का परिणामी ज्ञात कर लेंगे। देख क्या रहे हैं? वीडियो रोकिए, खुद कीजिए। तीनों बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। रोकिए वीडियो, रोकिए, खुद परिणामी ज्ञात कीजिए। ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के 2 बलों को पहले जोड़ता हूं। ये दोनों लंबवत बल है, तो इनका परिणामी, इन दोनों बलों का परिणामी यहीं पे दिखाता हूं अलग से। मानचित्र मेरा बहुत स्पष्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन के 2 बलों को पहले जोड़ता हूं। ये मैंने एक समानांतर चतुर्भुज की रचना की जो कि एक वर्ग है इस केस में, और ये इन दोनों बलों का परिणामी है। आप सभी समझते हैं कि इसका मान होगा 10√2, √10² प्लस 10², 2 लंबवत सदिशों का योग। और जैसे कि परिस्थिति में है यहाँ पे, यह कोण 45 डिग्री है। ये भी सबको समझ में आना चाहिए क्योंकि यह एक वर्ग है। तो इन 2 बलों का योग 10√2 न्यूटन है। और एक तीसरा बल भी है जो इसी दिशा में है, 12 न्यूटन का। एक तीसरा बल है जो इसी दिशा में है, 12 न्यूटन का। तो कुल मिला के इन सभी तीनों बलों का जो योग हो गया वो क्या हो गया? पहले 2 बलों को जोड़ा, 10√2 इधर मिला, और इसी दिशा में एक 12 न्यूटन का अन्य बल भी है। तो कुल मिलाकर इस दिशा में बल हो गया 12 + 10√2 न्यूटन। 12 + 10√2 न्यूटन। अगर √2 को 1.4 मान लें, √2 को 1.4 मान लें, तो ये 10 × 1.4 14, और ये 12, मोटा मोटी 26 न्यूटन। इन बलों का परिणामी इस दिशा में 26 न्यूटन है। ये 45 डिग्री का कोण है। इस पिंड के ऊपर कार्यरत सभी बलों का, इस पिंड के ऊपर कार्यरत सभी बलों का योग है ये, सभी बलों का योग है ये। तो बेटा, जैसा कि न्यूटन की गति के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि जो पिंड है उसका त्वरण इसी दिशा में होगा। पिंड के ऊपर कई बल लग रहे थे, उन सबको जोड़ के एक बल बना दिया, ये 26 न्यूटन का बल। पिंड का द्रव्यमान 2 kg है, तो कुल बल की दिशा में ही त्वरण होगा। और त्वरण का जो मान है वो बल बटा द्रव्यमान अर्थात 26/2 लगभग 13 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। लगभग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो गणना की है मैंने वो लगभग की। ये त्वरण प्राप्त हो गया आपको। त्वरण की दिशा ये। अब त्वरण एक सदिश है जिसका x घटक आपको ज्ञात करना है। तो त्वरण सदिश का x घटक ये है।
इस त्वरण सदिश के हम दो घटक कर सकते हैं, ax और ay। सभी समझते हैं कि त्वरण सदिश का जो x घटक है उसका मान हो जाएगा a cos 45 डिग्री। अगर इन सब बातों को समझने में आपको दिक्कत हो रही है, इसका एक ही अर्थ है कि आपने शुरू के वीडियो नहीं देखे, तो आपको देखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। ये पूरा कोर्स लयबद्ध है, आप बीच के किसी लेक्चर को मिस करके यहाँ आ जाएंगे तो समझने में पीड़ा होगी। शुरुआत से पहले लेक्चर से लेक्चर देखना शुरू कीजिए, जो प्रश्न बताए गए हैं उनको हल करने का खुद से प्रयास कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। वो सब करने के बाद ही आपको ये सारी बातें ठीक ठीक समझ में आएंगी। तो इस त्वरण का x घटक a cos 45 डिग्री अर्थात 13/√2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, उसको आप चाहें तो दशमलव में कैलकुलेट कर लें। अब दूसरी विधि यह है कि हम सभी बलों का योग न करें पहले, बल्कि हम तो ऐसे प्रश्न का हल करें। देखिए, तीन बल है। पहला बल 10 न्यूटन, दूसरा बल 10 न्यूटन, तीसरा बल 12 न्यूटन। हमसे कहा गया है कि पिंड के त्वरण का x घटक ज्ञात करो। अभी जो हमने हल किया, इस हल में कहीं ना कहीं हमारी सोच यहां से प्रेरित थी कि कुल बल ज्ञात करो, उसको द्रव्यमान से भाग करो तो त्वरण प्राप्त हो गया। परंतु अब मैं जो करने जा रहा हूं उसकी प्रेरणा का स्रोत यह समीकरण है कि x अक्ष की दिशा में अगर त्वरण चाहिए मुझे, तो सिर्फ बल के x घटकों पे विचार करो, छोड़ो परिणामी बल क्या है। जो बाहरी जितने बल लग रहे हैं, इन सब बलों का x घटक क्या है, सिर्फ इस पे विचार करो। y दिशा में क्या हो रहा है ये सोच के मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मैं सिर्फ बलों के x घटकों के बारे में अपना ध्यान देना चाहता हूं, और इस क्रम में थोड़ा बड़ा बना दिया लगता है मुझे, ठीक है, ये 12 न्यूटन। देखिए, मैं अगर कुल तीनों बलों के x घटकों का योग करूं, एक तरीका है कि परिणामी निकालो, परिणामी बल का x घटक प्राप्त करो, जो अभी हमने किया, या त्वरण निकाल के उसका x घटक किया। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं सिर्फ बल के x घटकों पे फोकस करूंगा। तो ये F1 तो पूरी तरह x अक्ष की दिशा में है 10। इस F2 का x घटक जो है वो 10 cos 45 डिग्री, और F3 का कोई x घटक, सॉरी, F3 का x घटक जो है वो, माफ कीजिए मुझे, मैं अत्यंत उत्साह की वजह से गलत बोल रहा हूं। F3 का जो x घटक है वो है 12 cos 45 डिग्री, और F2 तो y अक्ष की दिशा में, उसका कोई x घटक है ही नहीं। तो इन तीनों बलों के योग का x घटक क्या होगा, सिर्फ x घटक पे ध्यान दो ना। पहले बल का x घटक 10, दूसरे का x घटक 10 cos 45। बेटा, इन तीनों बलों के योग का x घटक यही है, इनके x घटकों को आपस में जोड़ दो, बिल्कुल वही तरीका है। या इन तीनों का परिणामी ज्ञात करके फिर उसका x घटक करो, एक ही बात है। उससे आसान है नहीं, उससे आसान नहीं, x घटकों पे विचार कर रहे हैं। तो ये बन गया आपका 10 + 12/√2, 10 + 6√2, ठीक है। ये इन सभी बलों के x घटकों का योग है। तो x अक्ष की दिशा में त्वरण क्या होगा, आंसर है, हमारे पास समीकरण है ये। इस समीकरण से मैं जानता हूं कि x अक्ष की दिशा में त्वरण Fx/m के इक्वल होगा। तो Fx/m मैं कर दूंगा, इसको 2 से भाग कर दूंगा, तो ये 5 + 3√2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा।
यही त्वरण का x घटक है। आपको उत्तर हो सकता है कि पहले और दूसरे विधि में थोड़े भिन्न दिख रहे हों, वो इसलिए कि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर दिया था। इसको अगर ऐसे ही लिखा रहने दिया होता, 26 नहीं लिखा होता, दशमलव में नहीं कन्वर्ट किया होता, √2 को 1.4 नहीं माना होता, तो ये दोनों उत्तर समान होते। अभी भी उत्तर समान होंगे, आप उसे दशमलव में, इसको भी दशमलव में, उसको भी दशमलव में कन्वर्ट कर लें, लगभग समान है। परंतु यदि मैंने इसको 1.4 नहीं लिखा होता, ऐसे ही लिखा होता, तो दोनों उत्तर बिल्कुल समान होते। तो एक तरीका यह भी है कि हम सभी बलों के x घटकों को आपस में जोड़ दें और उससे परिणामी बल x दिशा में ज्ञात करें, उसको द्रव्यमान से भाग कर दें। इससे हमें त्वरण का x घटक प्राप्त हो जाता है। तो ज्यादातर परिस्थितियों में हम यही किया करेंगे, ज्यादातर परिस्थितियों में हम यही किया करेंगे। देखिएगा आप आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ, ये सभी को बोलने में बड़ा मजा आता है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर और विपरीत होती हैं और ये दो भिन्न पिंडों पर कार्य करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां क्रिया का अर्थ है एक बल, एवं प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का अर्थ भी एक बल है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर, परिमाण में बराबर एवं विपरीत होती हैं तथा दो पिंडों पर आरोपित होती हैं। क्रिया एक बल को कहा जा रहा है, यहां प्रतिक्रिया भी एक बल को कहा जा रहा है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती हैं तथा दो भिन्न पिंडों पर आरोपित होती हैं। मूलतः इस नियम में यह कहा जा रहा है कि प्रकृति में बल हमेशा जोड़ों में उत्पन्न होते हैं, बल हमेशा जोड़ों में उत्पन्न होते हैं, जोड़ों, पेयर में होते हैं। मैं आप पर बल लगाऊं और आप मुझ पर बल न लगाएं, यह नहीं हो सकता। हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती ही होती है। हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह ज्यादा बेहतर भाषा होती, बल्कि हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है तथा ये क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न पिंडों पर आरोपित होती हैं। यहां क्रिया का अर्थ एक बल है। यदि मैं इस बोर्ड को धक्का देता हूं, इस बोर्ड को धक्का देता हूं 10 न्यूटन के बल से, तो ये बोर्ड भी मुझे धक्का देती है 10 न्यूटन के बल से। मैं ज्यादा जोर से इसको दबा नहीं सकता, टूट जाएगा। देख क्या रहे हो? तो भाई, यदि मैं इस मोबाइल पे 1 न्यूटन का बल ऊपर लगा रहा हूं, 2 न्यूटन, शायद 1.5-2 न्यूटन लगा रहा हूं, 2 न्यूटन का बल ऊपर लगा रहा हूं, तो ये मोबाइल भी मेरे हाथ के ऊपर 2 न्यूटन का बल नीचे लगा रही है। ये दोनों बल, आप में से कई लोग मेरे बोलने के बाद भी आगे ऐसा सोचेंगे, ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। गलत। ये दोनों बल अलग अलग पिंडों पर आरोपित हो रहे हैं। ये दोनों बल अलग अलग पिंडों पर आरोपित हो रहे हैं। भाई, कल्पना करो कि तुम एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो भी सकते हो कि हो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, और आपने इस फुटबॉल को जोर से किक मारा, अर्थात एक बल आरोपित किया आपने बॉल के ऊपर। बॉल ने भी आपके पैरों पर, आपके फुट के ऊपर इतना ही बड़ा बल विपरीत दिशा में आरोपित किया। ये दो बल हैं, जोड़े में है, लेकिन दोनों बल बॉल पे नहीं लगे, गेंद पे नहीं लगे। एक ही बल गेंद पे लगा, एक बल तो आपके पैर पे लगा। यदि आगे चल के हमें यह विश्लेषण करना है, यह समझना है कि इस किक के पश्चात, इस ठोकर के पश्चात यह गेंद कितनी दूर जाएगा, इसका पथ क्या होगा, ब्ला ब्ला, तो इन चीजों का विश्लेषण करने के लिए
हमारे लिए सिर्फ यही बल इंपॉर्टेंट है, इस बल की कोई अहमियत नहीं है। यह बल गेंद पर नहीं लगा है, गेंद ने लगाया है पैरों पे, तो यह बल तो पैर पे लगा है ना। तो जब गेंद की गति का अध्ययन हम कर रहे हैं तो इस बल के बारे में क्यों सोचना। यदि आपने गलती से लोहे के बॉल पे जोर का किक मारा है तब मुझे इसी बल के बारे में सोचना पड़ेगा, यह समझने के लिए कि आपके पैर में चोट कितनी लगी, कौन कौन सी हड्डियां टूटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे यह समझना है कि इस ठोकर का प्रभाव पैर पे क्या हुआ, तब मेरे लिए यह बल इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि गेंद की गति का विश्लेषण करना है तो यह बल इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और कई स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां हमारे लिए इन दोनों बलों की कोई अहमियत ही ना हो जैसे यदि फिर से उसी उदाहरण को लें कि कार की जगह मैं एक ट्रेन का डब्बा बना देता हूं, बड़ा सा एक ट्रेन का डब्बा है ऐसा मान लीजिए, और आप एक मिनट के लिए इमेजिन करते हैं भाई, आप यहां पे खड़े होकर, यहां पर खड़े होकर ट्रेन के डब्बे को अंदर से धक्का दे रहे हैं। आप ट्रेन के इस डब्बे को धकेल रहे हैं, आप चाहते हैं कि ट्रेन का ये डब्बा गतिशील हो जाए, ट्रेन चल पड़े। आप न्यूटन के गति के नियमों से दूर दूर तक आपका कोई नाता रिश्ता नहीं है, आप जानते नहीं। आप तो ट्रेन के अंदर खड़े होकर उसे धक्का दे रहे हैं कि चल भाई, चलता क्यों नहीं, चलेगा क्या, चलेगा नहीं। ट्रेन के अब क्यों नहीं चलेगा एग्जैक्टली इसके विश्लेषण पे हम लोग बाद में आएंगे, पर अभी मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपने एक बल लगाया ट्रेन के डब्बे पे, माने इस दीवार पे आपने बल लगाया, इस दीवार ने भी आप पे इतना ही बड़ा बल लगाया। अब चलेंगे तो आप दोनों साथ ही ना। बहुत हल्का सा डिस्कशन कर रहा हूं, एक्चुअल डिस्कशन में फिर घर्षण इत्यादि का शामिल होना बेहद जरूरी है, पर अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए यदि आपने 50 न्यूटन का बल लगाया तो दीवार ने भी आप पे 50 न्यूटन का बल लगाया। अब चलेंगे तो आप साथ ही ना भाई। यदि आप साथ चलेंगे, आप एक ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन का डब्बा आगे चला जाए और आप पीछे छूट जाएंगे। ये एक निकाय है और इस निकाय की गति का अध्ययन मैं कर रहा हूं। ट्रेन में बैठे आप, ये सभी निकाय के हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं। दो चीजें हैं निकाय में, एक ट्रेन का डब्बा और एक आप, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, बराबर एवं विपरीत। जब मैं इस निकाय के गति का अध्ययन कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इस निकाय का त्वरण क्या है, तो मैं इन बलों के बारे में नहीं सोचता। ये बल सच में एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे, कैंसिल कर दे रहे। यह आंतरिक बल है, ट्रेन ने आप पे लगाया, आपने ट्रेन पे लगाया, ये आंतरिक बल है। इस निकाय पर बाहर से कोई बल लगा क्या, नहीं लगा ना, तो त्वरण नहीं होगा। तो जब मैं इसको अपना निकाय मान रहा हूं, मैं इस पूरे सिस्टम के, इस निकाय के गति का विश्लेषण कर रहा हूं, तो इस तरह के बल जो अंदर के पिंड एक दूसरे पे लगा रहे हैं, निकाय के कल पुर्जे एक दूसरे पे लगा रहे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन अगर मुझे ये जानना हो कि इस बल के लगने से क्या आपके शरीर में कोई प्रभाव पड़ा, क्या आपका शरीर गतिशील हो गया या किसी अन्य प्रकार का प्रभाव पड़ा, सिर्फ आपके शरीर को यदि मैं निकाय मानूं, मैं सिर्फ उसका अध्ययन करूं, तो फिर यह बल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पर लगा। परंतु यदि मैं इसको एक निकाय मान रहा हूं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में इन आंतरिक बलों के बारे में सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। न्यूटन की गति के नियम में बाहरी बल अहम है, आंतरिक बलों का कोई योगदान नहीं। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है तथा ये दो भिन्न पिंडों पर आरोपित होती है। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पृथ्वी और पृथ्वी के पास ये एक गेंद आपने छोड़ा, पृथ्वी ने गेंद के ऊपर एक बल आरोपित किया, गुरुत्वाकर्षण बल, खींचाई से। क्या गेंद ने भी पृथ्वी पर बल आरोपित किया?
उत्तर है हाँ। यदि पृथ्वी ने इस गेंद के ऊपर 4 न्यूटन का बल आरोपित किया तो गेंद ने भी पृथ्वी के ऊपर 4 न्यूटन का बल आरोपित किया। फिर आप सोचेंगे कि यार ये गेंद तो मुझे चलती हुई दिखती है, त्वरण दिखता है, पृथ्वी का तो त्वरण दिखा नहीं आज तक। तो पहली बात कि आप तो पृथ्वी पे बैठे हैं, उसका त्वरण होने से भी आपको दिखने वाला नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बजरंगबली भी अगर हैं, बाहर बैठे हैं, यहाँ कहीं बैठ के देख रहे हैं, तो भी आपको पृथ्वी का त्वरण नहीं दिखेगा। कारण ये बल बहुत छोटा है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 की घात 24 kg, 10 की घात 24, 6 पर 24 शून्य लगाओ। इतना भारी पिंड पे अगर 4 न्यूटन का बल लग भी गया तो कितना त्वरण होगा? क्या हम उसे महसूस कर पाएंगे? क्या हम उसका कोई प्रभाव देख पाएंगे? उत्तर है नहीं। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो बड़ी गेंद है पृथ्वी, ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से स्थिर ही रहेगी, परंतु ये जो छोटी गेंद है ये चलती हुई दिखाई देती है। परंतु ये अकाट्य सत्य है कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित किया और बराबर परिमाण का बल आरोपित किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विद्यार्थियों, न्यूटन के गति के 3 नियमों का जिक्र मैंने किया और इसमें कई महत्वपूर्ण बातों पे प्रकाश डाला। अब इस पाठ में हमें इन 3 नियमों के उपयोग को सीखना है और इन 3 नियमों के उपयोग को हम सीख सकें, इसके लिए हमें कुछ दैनिक व्यवहारिक जीवन में जो बड़े ही कॉमन सामान्य से बल हैं उनके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। तत्पश्चात हम न्यूटन की गति के नियमों का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम विभिन्न प्रकार के बलों, दैनिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में मिलने वाले बलों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके न्यूटन की गति के नियमों का अनुप्रयोग भी सीखना प्रारंभ कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।